जय हिंद सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये FST टेस्ट 64 का, जिसमें 46 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद 76 से लेकर के 90 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड अनिकेत सर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का मिशन है, मिशन नीट के लिए 2025 के लिए, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते भैया, बात करते हम लोग हैं 46 क्वेश्चन की। तो 46 क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है आपका? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां पे बात किया जाए, देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें हम लोग, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और यहाँ पूछा गया है रिएक्टिविटी का आर्डर, तो याद रखिएगा यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, कीटोन से। और एक बात और याद रखिएगा, एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एलिफैटिक, एलिफैटिक की ज्यादा होता है किससे, एरोमेटिक से। यहाँ कीटोन की बात किया जाए तो कीटोन में भी क्या होता है, एलिफैटिक, एलिफैटिक की ज्यादा होती है किससे, एरोमेटिक से। ठीक, तो देखो भैया यहाँ बात किया जाए तो एलिफैटिक की ज्यादा होती है एरोमेटिक से। तो एल्डिहाइड तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, फर्स्ट है और आपका क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्या होगी, सब ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट का ज्यादा होगा किससे, सेकेंड से। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे एरोमेटिक है, यहाँ पे क्या है, एलिफैटिक है, तो यहाँ पे फोर्थ का ज्यादा होगा किससे, थर्ड से। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में फर्स्ट का ज़्यादा होगा सेकेंड से, और कीटोनिक की बात करेंगे तो क्या फोर्थ का ज़्यादा हो जाएगा थर्ड से। तो आप देख सकते हैं कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा भैया आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये कंसेप्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 47 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कैन नॉट गिव ए टेस्ट फॉर नाइट्रोजन बाई लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट। तो लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा जहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें एनिलीन, तो देखो भैया एनिलीन की बात करें तो क्या होगा आपका C6H5, क्या होगा NH2। देखो यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ हाइड्रॉक्सिल एमीन की बात किया जाए तो फार्मूला क्या होगा आपका, NH2OH हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। देखो भैया यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए यही क्या होगा, लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट नहीं देगा। ठीक ना, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। बात करें ग्लाइसिन की तो ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होता है, NH2, क्या होगा आपका CH2COOH। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या होता है आपका NH2CO NH2CO NH2। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे सब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन इन तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंड वाले में कार्बन है ही नहीं, इसीलिए यही क्या हुआ, लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट को नहीं देगा। ठीक ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है आपका, यूरिया होता है, जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 देखो भैया 48 में क्या दिया हुआ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज विच रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर एसिटाइलेशन। तो देखो भैया यहाँ पे क्या पूछ रहा, कितने एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे किसमें,
ग्लूकोज में जब इसका हम लोग क्या कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और इसका एसिटाइलेशन कराएंगे। तो देखो भैया, अगर ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो CHOH4 और यहाँ पे क्या होगा आपका CH2OH। ठीक, तो अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं CH3CO का होल ट्वाइस O, तो जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CHO CH और देखो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या होगा आपका OC डबल बॉन्ड O CH3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका होल 4 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग लिखें तो CH, देखो यहाँ पे OH, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा O, तो क्या होगा आपका H2O, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH ऐसे लिख दें CHO C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा CH3। तो पूछ रहा है कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो यही कह सकते हैं क्या कि अगर हम लोग बात करें कि ग्लूकोज को अगर हम लोग क्या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, देखो यहाँ पे 4 होंगे और यहाँ पे क्या होगा आपका 1, यहाँ पर भी हो जाएगा। टोटल नंबर आप OH ग्रुप कितने होंगे 5 हो जाएंगे। कितने होंगे भैया 5 हो जाएंगे। यहाँ अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे 4 होंगे। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन ओपन में कितने होते हैं 4 और रिंग में कितने होते हैं आपके 5 होते हैं। तो सिर्फ यहाँ पूछा गया है एल्कोहलिक ग्रुप, तो एल्कोहलिक ग्रुप कितने होंगे आपके, देखो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया 49, देखो अगर 49 की बात किया जाए तो 49 में क्या पूछा गया था, फाइंड द डेल्टा जी नॉट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF सेल। और अगर यहां बात किया जाए E0 सेल, तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है ना, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ बात करें Fe से Fe+2 में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पे Cu+2 से Cu में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिखना है, तो कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन और एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो कैथोड कितना दिया है यहाँ पे 0.30 और एनोड पे क्या दिया आपका माइनस का, यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है 0.40। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू की बात की जाए, यहाँ पे देखो n फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ 0 से अगर प्लस का 2 में आ रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यब की वैल्यू लिखेंगे तो 96500 और E0 सेल की बात किया जाए तो कितना है इंटू -0.10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो क्या होगा आपका माइनस का 2 और 96500 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू। उसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करें और सॉल्व करके अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पॉइंट, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 0.1, तो एक इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13 और 2 9 18, 1 19। ठीक है ना, और यहाँ की हम बात करें तो किलो जूल की बात करें तो किलो जूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 और हम लोग लगाते हैं, यहीं पे क्या होगा 1 0 और, तो 1 2 3
तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 19.3 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जूल में है। अब किलो जूल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करें हम लोग डिवाइड कर देंगे, और 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.3 किलो जूल हो जाएगा। 19.3 किलो जूल, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.3 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें हम लोग तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 19.3 किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। देखो क्या दिया आपका 50 क्वेश्चन में, द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2 इज दिया हुआ है माइनस में 3.935 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 88 ग्राम CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। तो देखो भैया हम लोग बात करें फॉर्मेशन, तो C+O2 से हम लोग क्या बना देंगे, CO2 का फॉर्मेशन करते हैं, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। और 44 को बनाने के लिए देखो कंबस्शन ऑफ कार्बन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ आपका है, यहाँ पे माइनस का 3.935 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि चूंकि 44 ग्राम CO2 की बात किया जाए तो रिलीज कितनी होती है, यहाँ पे कितनी रिलीज होगी, यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का 3.935 इंटू 10⁵ जूल सेकेंड। इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि फॉर्मेशन आप कितना दिया हुआ 88 ग्राम CO2 के लिए, इसलिए 88 ग्राम CO2 के फॉर्मेशन के लिए कितना रिलीज होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ बात करें तो माइनस 3.935 इंटू 3.935 इंटू 10⁵ इंटू 88 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 1 7। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 10, देखो यहाँ पे 3 अंक पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे इंटू 10⁵ कितना दिया है आपका 5 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो 3, तो यहाँ पे अगर क्या होगा 3 इसमें और 2 उसमें चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 7800000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 787, लेकिन हाँ माइनस में आएगा भैया, किस में आएगा, माइनस में आ रहा है भाई, तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 787 किलो जूल पर मोल, माइनस का 787 किलो जूल पर मोल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और इसको हमको समझना था, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 787 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखिए अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जूल में दिया हुआ है तो किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 787 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। चलो भैया 51 की बात की है, एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, तो क्या दिया हुआ है देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करें, एसिड कैटेलाइज इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर मतलब सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ठीक एकदम सही आंसर है, क्योंकि कैन शुगर की क्या करते हैं हम लोग इन्वर्जन कराते हैं, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एक तो एकदम आपका सही है। यहाँ दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी बात की जाए 75% के लिए, याद रखिएगा टी 75% की बात किया जाए तो 2 इंटू क्या होता है टी हाफ, एकदम सही आंसर ये भी है। मतलब दोनों क्या हैं आपके एसर्शन और रीजन सही हैं, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या हो जाएगा एसर्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 52 देखो क्या दिया हुआ 52 में, फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
ऑफ क्लोरीन द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर आर। तो देखो भैया यहाँ क्लोरीन की बात किया गया है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ठीक है, तो 17 की बात किया जाए तो क्या होता है नियान का 10 होता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p5। तो यहाँ देखो n की वैल्यू ये लास्ट सब सेल की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। और अगर बात की जाए p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब p के 1 की बात करेंगे और p में कितने होंगे, आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके 5 हैं, तो p सबसेट में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए, तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में आपका फिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 1। और यहाँ पे जो छठवां जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो पॉजिटिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है पॉजिटिव फॉर्म में है, और अगर दूसरा वाला आएगा तो क्या होगा आपका निगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 तो दिया हुआ है, लेकिन l की वैल्यू 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगा 1, ये तो गलत हो गया। यहाँ n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 1 तो सही है, लेकिन यहाँ m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आपका 0 नहीं होगा, क्या होगा +1 हो जाना चाहिए, ये आपका क्या हो गया गलत हो गया। तो यही आपका आंसर सही है, क्या n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 1 m इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, यहाँ दो क्या होगा आपका s की वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ s की वैल्यू 0 तो नहीं होगा भैया, तो 0 कैसे हो सकता है, तो 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे 0 नहीं +1 या -1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या ये भी आपका क्या गलत हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है l की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो ये भी नहीं हो सकता है 0 नहीं हो सकता भैया, क्या होगा आपका 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें इनकी बात करें अगर हम लोग यहाँ पे अगर थर्ड सेकेंड की बात करें तो n की वैल्यू क्या है 3 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखो p के लिए 1 हो जाएगा ठीक, और m इज इक्वल टू क्या होता है +-1 होता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो -1 0 और क्या बात करेंगे हम लोग +1, तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 0, इसलिए क्या होगा आपका यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है क्या होगा आपका ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है -1 0 और +1, तो क्या होगा आपका यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा एंटी क्लॉकवाइज में फिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 देखो क्या दिया 53 में स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड की बात किया जाए, क्या दिया है व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या करेंगे आप बना हुआ क्या प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट बना है फिनाइल आइसोसाइनेट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन करा दें किसकी प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक KOH, तो CH CHCl3/KOH ठीक। तो एनिलीन को जब क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होता है आपका आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। और यहीं पे जब इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अगर हम लोग देखें तो CH यहाँ पे Cl और Cl की बात करेंगे तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, तो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म बनेगा CCl2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन बोलते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है इन द कार्बोनिल एमीन रिएक्शन द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, तो कार्बन भी बनता है CCl2, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्या बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बन, तो कार्बन का भी फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों आपके एकदम सही हो जाएंगे, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। पूछा गया है 54 में, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ होमोलिटिक एंड टोटल नंबर ऑफ हेट्रोलिटिक कंपाउंड। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा कि अगर साइक्लिक फॉर्म है तो सभी कार्बन होने चाहिए, अगर कार्बन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे होमोलिटिक, क्या बोलेंगे, क्या होमोसाइक्लिक, क्या बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सिर्फ कार्बन की चेन होगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो हर जगह क्या है कार्बन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोसाइक्लिक, ये भी है और आपका ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ बात करें तो कार्बन नहीं दिया हुआ है, देखने में लग रहा है क्या कि कुछ और हो सकता है, लेकिन कार्बन यहाँ पर भी है, हर जगह कार्बन है। इसका मतलब कितने होमो क्या बोलेंगे होमोसाइक्लिक हैं, 1 2 3 4, तो 4 क्या हैं आपके होमोसाइक्लिक। और हेट्रो का मतलब क्या, कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम हो जाए, तो कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो कितने हैं हेट्रोलिटिक 3 है, तो 3 क्या है हेट्रो, क्या बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या है आपका हेट्रोसाइक्लिक। तो रेशियो आपसे पूछा है तो रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होमो का पूछा, पहले होमो दिया हुआ है तो 4/3 हो जाएगा, क्या होगा 4/3। तो देखो कितने दिए हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है हेट्रोसाइक्लिक कितने 1 2 3, 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा 4/3, 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझदारी को यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और सब आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 देखो क्या 55 में दिया हुआ है, इन ए केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज, वैल्यू दिया हुआ आपका है -2 × 10⁻³ कैलोरी एंड 7 कैलोरी पर केल्विन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो भैया यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला हम लोग ये लगाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हम लोग जानते हैं अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो निगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो तो क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो क्या बोलेगा आप लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है एंथैल्पी की वैल्यू देखो कितना दिया है यहाँ पे इज इक्वल टू -2 × 10⁻³ माइनस ब्रैकेट में, अब देखो भैया टी की वैल्यू कितना दिया है 25, और 25 + 2 73, तो कितना आएगा 298 इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है एंट्रोपी, एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 7 कैलोरी पर, तो 7 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 0.002, ठीक है इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 7 8 56 6 5 7 9 63 और 5 68, 8 6 7 दूना 14 14 6 20 20। अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा भैया 20 माइनस में आ रहा है -2068.002 आ रहा है, ठीक। अब जो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है ना डेल्टा जी, अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है निगेटिव वैल्यू आ रहा है। जब यहाँ वैल्यू निगेटिव आएगा इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रहा है निगेटिव, और जब निगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस, क्या होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे क्वेश्चन थे आपके, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। आइए बात करते हैं 56 का, देखो क्या दिया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड की बात करें। ऑन ऑक्सीडेशन सेकेंडरी एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, नहीं भैया याद रखिएगा 1 डिग्री एल्डिहाइड
सॉरी 1 डिग्री क्या ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा आप बताइए एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे क्या होगा आपका कीटोन। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो क्या होगा आपका एल्कीन बन जाएगा। ये 3 बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या सेकेंडरी एल्कोहल की बात किया गया है, एल्डिहाइड नहीं होगा, क्या होगा आपका कीटोन हो जाएगा। क्या होगा कीटोन। देखो ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, नहीं भैया क्या होगा आपका एल्डिहाइड। तो दोनों आपका क्या हो गए गलत हो गए। तो यहाँ देख सकते हैं क्या बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट आंसर इज क्या होगा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट होगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं 57। जो क्या दिया 57 में, यहाँ दिया हुआ है कापर एंड HCl एक्वस ऑन रिएक्शन विथ ईच अदर विल नॉट इवॉल्व H2 गैस। एकदम सही है कि H2 गैस क्या होगा इवॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कापर क्या होता है हाइड्रोजन से नीचे होता है, और इसका मतलब यह हुआ कि कापर HCl से H को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा आप यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक ना, और H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है फ्यूल सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्टेड एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो रहा है केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसमें चेंज हो रहा है। देखो कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मेथेन डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली हो रही है। इसका मतलब क्या होगा स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट क्या होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। देखो दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर करेक्ट, तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 58 देखो क्या दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया कौन सा इसमें होगा आपका इन K3FeCN6 द ligand is has satisfied by secondary valency of ferric ion। तो देखो यहाँ पे सेटिस्फाइड बाय दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे K3FeCN6 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाइड की बात करेंगे तो प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा सेटिस्फाइड होता है, और निगेटिव आयन और सेकेंडरी बैलेंसी की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा क्या होता है सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओनली इन सेकेंडरी नहीं बोथ होगा, ओनली नहीं होगा क्या होगा आपका बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या लिखेंगे हम लोग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक, इन K3FeCN6 द लिगेंड सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी, दोनों प्राइमरी एंड बैलेंसी के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है भैया ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका एकदम सही है। इन K4FeCN6 द लिगेंड सेटिस्फाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेरस आयन, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2 चार्ज आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे फेरस आयन। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट होगा फर्स्ट इज क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। जो क्या दिया हुआ है 59 में एक करंट ऑफ 2.6 एम्पियर पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 6 मिनट 20 सेकेंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इज। तो इसके लिए जब हम लोग क्या करें यहाँ अमाउंट पूछ रहा है तो क्या हम लोग फार्मूला लगाएंगे इसके लिए W इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है याद रखिएगा W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी अपान 96500। तो अमाउंट कापर की पूछ रहा है तो वेट की बात किया जाए कापर की बात करते हैं, और कापर सल्फेट जो करंट पास तो देखो तो क्या हो रहा है आपका Cu+2 से किस में जा रहे हैं Cu में जाएंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे प्लस का 2 तो कितने का चेंज हो रहा है यानी कि वैल्यू 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आते हैं जेड क्या होता है इक्विवेलेंट वेट,
तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ निकाल लीजिए इसका कितना होगा मोलर मास का अपर का 63.5, 63.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितनी होंगी यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इनटू आई की वैल्यू कितना दिया है देखो, करंट 2.6, कितना होगा 2.6 इनटू कितना दिया है आपका टी, टी कितना दिया 6 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 6 इंटू मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या होगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 20 सेकेंड हम लोग और जोड़ देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 63.5 इंटू 2.6 इंटू यहाँ देखिए 360 इसकी हो जाएगी अब प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 380 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा 13 दूना 26 1.3, ठीक है ना, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्या 16.5 इंटू 1.3 इंटू 380, तो जब इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वेट ग्राम में जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं हम लोग हैं कितना आंसर आएगा 0.325 ग्राम आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.325 ग्राम आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था आपका मेन फार्मूला हमारा ये था जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या वेट ऑफ कॉपर का हम लोगों ने निकाला है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 60 क्वेश्चन की। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन 1 पी पाई एंड 2 पी डी बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो एक दिया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड N2 नाइट्रोजन गैस। तो याद रखिएगा SO3 में ही क्या होता है आपका 1 पी पाई होता है और 2 क्या होता है पी डी होता है। ठीक है ना, कैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, यहाँ पे हम लोग लिखें तो नियान 10 होता है, फिर क्या होगा आपका 3s2 और क्या लिख देंगे हम लोग 3p4। तो देखो यहाँ पे यस की बात करें तो यस के 2, पी की बात करें तो यहाँ पे पी में कितने होंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4। डी सबसेल की बात करें तो डी सबसेल क्या होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो भैया यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक, तो 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड sp आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और क्या होगा आपका तो 3 पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड कैसे होगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा डी सब सेल में तो पी पाई डी पाई बनाएंगे और इसका भी जब इसमें चला जाएगा तो क्या होगा आपका 2 सब सेल और यूज करेंगे तो यहाँ पे एक क्या होगा आपका, एक क्या होगा आपका पी पाई और क्या होंगे यहाँ पे 2 डी पाई का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे एक पी पाई होगा और 2 डी पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा SO3 एक ऐसा है जहाँ पे क्या होगा, एक क्या होगा आपका पी पाई डी पाई और सॉरी क्या होगा आपका पी पाई और 2 क्या होंगे पाई बॉन्ड जो होंगे डी पाई का फॉर्मेशन करेंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, और मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करेंगे तो सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 6 होती है। इसको एक्साइड करेंगे तो इसमें चला जाएगा और इसको एक्साइड करेंगे तो क्या होगा इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या होगा आपका मैक्सिमम पूछा जाएगा तो पी पाई क्या होंगे आपके 1 और पी पाई डी पाई कितने होंगे 2। देखो डी सबसेल को 2 यूज किए हैं और पी सबसेल का 1 यूज किए हैं तो पी पाई यहाँ बनेगा और पी पाई डी पाई आपके यहाँ बनेंगे। ठीक है ना, चलिए 61 देखो 61 की बात करें हम लोग क्या पूछा गया विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन। तो जेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन की बात करेंगे ना उसके लिए क्या सुटेबल होना चाहिए, क्या कंपाउंड होना चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ देखो क्या जहाँ पे रिंग में नाइट्रोजन हो
वहाँ पे क्या अप्लीकेबल नहीं होता है। डाइजोनियम क्लोराइड के लिए भी अप्लीकेबल नहीं होता है, और NO2 के लिए क्या होता है, जेल्डाल मेथड क्या होता है, नाइट क्या होता है, अप्लीकेबल नहीं होता है। तो किसके लिए अप्लीकेबल होता है, यहाँ पे NH2 एनिलीन के लिए होता है। अब जब हम लोग यही बात करेंगे कि एनिलीन, तो एनिलीन की जब हम लोग क्या करेंगे, जब रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। देखो भैया, एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा ना, क्या बनेगा, हमारा अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। अब जो अमोनियम सल्फेट बनेगा इसको हम लोग NaOH के एक्सिस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा अमोनियम सल्फेट होगा, यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज करेगा, अमोनिया गैस रिलीज करता है। यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज करेगा, और जब अमोनिया गैस रिलीज करेगा तो यही हम लोग कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जेल्डाल मेथड के लिए सुटेबल कंपाउंड आपका यही है, कौन, एनिलीन। ठीक है ना। तो अगर अमोनिया गैस रिलीज करेगा तो यही क्या होगा, आपका फर्स्ट जो होगा आपका, क्या होगा आपका, यही सुटेबल मेथड होगा जेल्डाल मेथड के लिए फॉर द नाइट्रोजन एस्टिमेशन। आइए बात करते हैं 62। देखो 62 में क्या दिया हुआ आपका है कि अगर हम लोग बात करें क्या, एसीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या, H माइनस आयन जो निकलेगा वो कहाँ जुड़ जाएगा, आपका इसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड जो हमारा पहला कंपाउंड बनेगा यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। और जब D2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने है, D2O हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, D आपका इसके पास चला जाएगा। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा OD, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जहाँ पे बन जाएगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि ए क्या बनेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। पूछा गया है 63 में, जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, तो जिंक कैडमियम मरकरी क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। और अगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक की कैटेगरी में इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके सेल क्या होते हैं, पूरे फुलफिल्ड होते हैं। D10 इसके पूरे सेल फुलफिल्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट सही है। Zn+2 डायामैग्नेटिक होता है, एकदम सही है। अगर Zn+2 की बात किया जाए तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। यहाँ पे आर्गन का 18, और क्या लिख देंगे हम लोग, 3D10 4s2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, डी सेल पूरे फुलफिल्ड है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि यहाँ पे क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें जल्दी से। पूछेगा 64 में, द स्ट्रक्चर ऑफ 1 साइक्लो 3 हेक्साइल, सॉरी क्या दिया है, 1 साइक्लो हेक्साइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन। तो देखो क्या दिया है, 1 साइक्लो है, 1 साइक्लो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, यहाँ देखो दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो 1 साइक्लो है, 3 पे मिथाइल है। चलो 1 साइक्लो हेक्स, 5 ही कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा 1 साइक्लोहेक्साइल, तो 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, पेंट 1 इन, तो पेंट 1 इन यहाँ क्या दिया है, ये बेंजीन है, ये तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या 1 साइक्लो,
ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे नंबरिंग हम लोग को यहाँ से करनी पड़ेगी, ये तो आपको प्रॉपर गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि देखो दिया 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल और क्या बोलेंगे हम लोग पेंट 1 इन, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 65 देखो भैया क्या पूछा है, 65 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके लिए, क्रोमियम के लिए दिया हुआ है। क्या कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, CrNH3 6+3। तो यहाँ पे अमोनिया का 0 होता है। बच्चों याद रखिएगा कि अगर अमोनिया CO H2O और EN अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ होते हैं ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे इसका पूरी वैल्यू 0 हो गई। एक क्लोरीन पे एक -1 चार्ज, 3 है तो -3, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। आइए अब हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो क्या होता है, फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 -3 प्लस 2 इंटू क्या दिया है 6, 21 प्लस 12 कितना होगा 33। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रोमियम का पूछा गया है तो 33 आंसर आपका आएगा, जिसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 66 का। 66 में क्या दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज दिया हुआ है 92.3% कार्बन, इट्स इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो देखो भैया बात करें हम लोग क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन का, और यहाँ बात करें परसेंटेज ऑफ किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन का। यहाँ देखो इसका कितना दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 92.3%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए निकालेंगे 100 माइनस 92.3, इसका मतलब क्या होगा आपका 7.7 हो जाएगा। इसका मोलर मास कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज बाई वेट, एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक वेट निकाल लें। तो देखो भैया क्या होगा आपका परसेंटेज 92.3 अपान 12, तो 12×84, ठीक 84 जाएगा, 84 और 6 और 8 तो 8.3 बचा हुआ आपका है 12, तो क्या लगा दें हम लोग 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 83, तो 12×84 0.7 मान लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग देखेंगे तो 7.7 डिवाइड बाई क्या होगा आपका पॉइंट, बच्चा ये 0.7 लगा दो, तो 7.7 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा आपका 7.7। अब हम लोग इसमें देखें क्या रेशियो ले रहे हम लोग, तो 7 इसमें दोनों के वैल्यू सेम है, तो रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 1, तो 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे पूछा जाएगा इंपेरिकल फार्मूला, तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1 1 दिया हुआ है तो C1H1, इसका मतलब क्या होगा आपका CH हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे CH फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चा। 67 देखो क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे Y पूछ रहा है, तो अगर Y की बात करें बच्चों तो देखो यहाँ पे क्या दिया है ETONA, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, और इसको हीट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेटजफ रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। सेटजफ रूल को फॉलो करेंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा Cl, ये निकल जाएगा। इसका मतलब X क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होगा आपका मार्कोनिकॉफ
एडिशन रिएक्शन होगा। तो मार्कोनिका पे एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक भी नहीं है, यहाँ पे एक तो है। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Br, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा, यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं 68। आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन इज। देखो भैया, यहाँ पे दिया हुआ CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CONH2। और अगर P2O5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, तो Y क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CN। और जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH3COOH, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया, आइए बात करते हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की। 69, जो क्या दिया 69 में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन कामा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या दिया है, फ्लोरीन। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो देखो बच्चा, अगर आपसे ऐसे पूछता, अगर हम आपसे पूछते कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या ऑर्डर होता, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ इन दोनों की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। लेकिन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें से इनके आउटर मोस्ट शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखना है कौन हाफ फील्ड है और कौन फील्ड फुल फील्ड है, उसके रिगार्डिंग हमको इसका आंसर देना है। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, हाफ फील्ड की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ एक किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन गैस की तरह। इसका मतलब अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से इसके आउटर मोस्ट शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2p1 हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग बात करें 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, 2p3। यहाँ बात करें तो 2p3 से क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। यहाँ बात करें 2p5 से क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हाफ फील्ड हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ए और इसके बाद ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, और फिर क्या आ जाएगा, कार्बन। तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो 69 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और नीट के एग्जाम में भी भैया यही क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि 2022 23 24 में यहीं से क्वेश्चन बने हुए थे, तो 25 में भी आपका यहीं से ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 70, जो क्या दिया हुआ है, विच है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट उसी का होगा जो ट्रांसफॉर्म में होता है, उसी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो भैया, ट्रांस दिया हुआ है 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सिस दिया है 1,1 डाइक्लोरोइथीन।
तो देखो यहाँ पे ट्रांस पेंट 2 इन भी दिया हुआ है और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखो भैया, देखो भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसका म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और म्यू जीरो हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन पोलर बोलते हैं। यहाँ 1,1 डाइक्लोरो देखो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ Cl जोड़ दीजिए। इथिन यही दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो देख सकते हैं आप, यहाँ देखो 1,1 डाइक्लोरोइथिन। तो देखो यहाँ पे क्या, दोनों क्लोरीन सेम हो गए, तो इसका तो हो ही नहीं सकता है। सिस की बात की जाए 1,2 की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है। पेंट देखो 2 इन, यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांस, यहाँ Cl जोड़ दीजिए, यहाँ Cl जोड़ दिए, डबल बॉन्ड। लेकिन ये तो क्या है, जीरो का, लेकिन यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। इसके वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट होगा, इसीलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन जो होंगे, यही क्या होंगे, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, 71 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है 71 में, एसर्शन और रीजन की बात किया गया है। तो याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस की बात किया गया है। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, तो याद रखिएगा बच्चा, बोरान से ज़्यादा क्या होता है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की ज़्यादा होते हैं किससे, गैलियम से, फिर इंडियम और थैलियम होता है। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट पाया जाता है। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गैलियम का। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस गैलियम का क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट्स ऑफ एल्युमिनियम, ये तो आपका एकदम सही है। गैलियम हैज डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन काज पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल की वजह से पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो जाता है, इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गैलियम। तो ये भी क्या है, आपका एकदम सही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 71 में एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एसर्शन। तो देखो यहाँ पे दिया है नॉट, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा, एसर्शन। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इसी की वजह से हो रहा। 72 द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो क्या पूछा है, वेवलेंथ, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हीलियम प्लस की बात की, हीलियम प्लस की बात करेंगे, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2 हो जाएगी। और अगर देखिए हम लोग ऐसे देखें तो देखो यहाँ पे 2, क्योंकि क्या बामर सीरीज की बात किया गया है, यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ n की वैल्यू 4, तो 3 से 2 में जाएंगे, फिर किस में जा रहे हैं, 4 से किस में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें यहीं पे कि अगर हम लोग क्या करें, देखो 3 से 2 में जा रहे हैं और क्या 4 से 2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, n2 की वैल्यू 4, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू आर, जेड एटॉमिक नंबर, जेड यहाँ पे हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर 4R ऐसे लिख दीजिए, 4R
ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/16। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, तो 4R 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4R इंटू 3/4 16 कितना आएगा, 16। इसे काट दीजिए तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3R/4। अब यहाँ क्या पूछा है, लेमडा, तो इसको ऊपर कर दीजिए। तो अगर हम लोग ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4/3R, और याद किसके लिए होगा आपका, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होगा। तो यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ का जो आंसर आएगा 4/3RH। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 72 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था कि अगर हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं बामर सीरीज, इसको बोलते हैं पास्चन, इसको बोलते हैं ब्रैंकेट, फिर फूड्स एंड हम्फ्री आता है। 73 जो क्या दिया, एमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। तो अगर आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो यस आई सिलिकॉन की बात करें तो देखो भैया क्या होगा, यहाँ पे जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम लोग SF4 की बात करें तो यहाँ पे कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो 4 बॉन्ड पेयर, और क्या होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब क्या होगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करेंगे, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d होगा। और जब sp3d होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका शेप कैसा होगा, सीसा शेप। कैसा होगा भैया, सीसा शेप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, पहले ऑप्शन में क्या हो गया, दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे आपके, सेम नहीं होंगे। यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IO3 माइनस की बात की जाए और XCO3 की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों में क्या होंगे, एक एक लोन पेयर होंगे। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो आपके सेम हो जाएंगे। BF4 माइनस NH4 प्लस की बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यहाँ पे PF6 माइनस SF6 की बात करेंगे तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 74 देखो, 74 में क्या दिया हुआ है, 20 मिलीलीटर ऑफ 0.25 नॉर्मलिटी स्ट्रांग बेस is added to 30 milliliter of 0.2 नॉर्मलिटी स्ट्रांग एसिड, रिजल्टिंग सोल्यूशन इज। पूछ रहा है इसमें रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो भैया यहाँ पे क्या करें, हम लोग स्ट्रांग एसिड की बात किया जाए, पहले एसिड ले लेते हैं हम लोग, हैं N1V1। देखो क्या होगा भैया, यहाँ पे अगर N1V1 की बात करें तो क्या होगा आपका 0.2 इंटू 30, तो 3 दूना 6 6, ठीक, 0.0। यहाँ देखिए स्ट्रांग बेस की बात करें, N2V2 क्या होगा 0.25 इंटू 20, तो 25 दूना 50, तो कितना आएगा यहाँ पे 5। ठीक ना, अब रिजल्टिंग सोल्यूशन की बात करें, NR रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो क्या होगा आपका N1V1, ऐसे देखा जाए N1V1 माइनस N2V2 अपान V1 प्लस V2। लेकिन बच्चा यहाँ पे याद रखिएगा, देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा, देखो यहाँ पे इसकी एसिड की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि एसिड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो पहली बात तो क्या है आपका एसिड, ए एसिड है और ए एसिड है,
ठीक, ये तो दोनों होंगे नहीं। चलो खत्म हो गए भैया। अब इसको हम लोग निकाल लें तो क्या आया 6 - 5 अपान V1 प्लस V2 देखो कितना दिया है 30 प्लस 20, तो लिख दीजिए 20 प्लस 30 क्या आ जाएगा 1/50 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा 0.02। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मेलिटी लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोल्यूशन क्या होगा आपका, एसिडिक सोल्यूशन होगा 75। चलो भैया, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन 74 तक जिसको हमने डिस्कस किया, और इसके आगे हमारे रिस्पेक्टेड अनिकेत सर डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज आप लोगों ने FST ऑनलाइन दिया होगा, ठीक है ना, उसका पेपर डिस्कशन लेके आए हैं आपके सामने। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 तक आपको रिस्पेक्टेड उपेंद्र सर ने डिस्कस कर दिया होगा। 75 से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन दी गई बोर्ड में NO2 NO प्लस O2। अगर यहाँ पर बात करें बेटा तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे बेटा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी जब निकालोगे बेटा तो देखो 2 और 1 3 माइनस का 2 ये आ जाएगा आपका 1। आप सबको पता है बच्चा क्या हो जाएगा, KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब डेल्टा एन जी रख दो बेटा, तो KP इक्वल टू क्या हो गया, KC RT की पावर 1। ठीक है, तो इतना बचा। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर KC आपको दिया गया है इतना, ठीक है ना, 184 डिग्री सेल्सियस, तो KC हो गया। साथ में बेटा R और T टेम्परेचर भी रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है KP की वैल्यू KC से क्या हो जाएगी बच्चा, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा बेटा KP ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KC। सिंपल सा तरीका फॉलो करिए। तो बच्चा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, KP इज ग्रेटर देन किससे, KC। KP इज लेस देन तो गलत हो गया बेटा, KP बराबर नहीं, जब डेल्टा एन जी 0 होता तब होता नॉन ऑफ दिस। तो बेटा आंसर परफेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चा, कह रहे द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट हैविंग जनरल फार्मूला। बेटा आपको जनरल फार्मूला दिया गया बच्चा MX2। तो ध्यान दीजिएगा, MX2 की अगर बात करें तो इसके लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब के SP निकालेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दे रहे हैं बच्चों। यहाँ हो गया 1 और यहाँ कितना है 2, तो पहले हो जाएगा आपका 1 की पावर 1 इंटू जो भी यहाँ पर हो 2 की पावर 2 इंटू बेटा S की पावर x प्लस वाई, मतलब x इसको मान लो y इसको, तो दोनों को ऐड करके लिख दो तो ये हो गया 2 और 3 क्यूब, तो ये हो गया आपका 4s क्यूब। ध्यान दीजिएगा बच्चों के SP इक्वल टू हो गया 4s क्यूब, ऐसा आपका सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो s क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, KSP अपॉन बेटा 4। वैल्यू रखो, KSP कितना दिया गया है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 डिवाइड बाई बेटा 4, तो ये आ चुका है आपका यहाँ पर S क्यूब इक्वल टू, ये आ चुका है आपका 10 टू की पावर माइनस 12। यहाँ से खत्म करो बेटा, ये रूट क्यूब आ जाएगा तो यहाँ 1/3 कट हो जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 10 की पावर माइनस का 4। आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। और मोलर दिया गया था तो मोलर, क्लियर हो गया। तो आंसर बेटा आ गया 10 टू की पावर माइनस 4 मोलर। तो देखो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 10 टू की पावर माइनस का 4। तो होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, सीधा सा सिंपल सा तरीका है सॉल्युबिलिटी सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, इन एस एस्टिमेशन इतने ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सल्फर का हम निकाल रहे हैं, तो सल्फर का जब आप निकालेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाई जो बेरियम सल्फेट है उसका मास, फिर उसके बाद आपको रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसके बाद नीचे कर देना है बेटा सॉरी परसेंटेज ऑफ बेरियम सल्फेट, और नीचे क्या कर देना है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पर परसेंटेज सल्फर का निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर वेट ऑफ सल्फर 32, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट तो बेटा 137 32 और 64,
ऐड करेंगे तो ये आपका 233 आ जाएगा समथिंग। एक बार देख लेते हैं, 137, 32 और 64, 7 4 11 12 13, 3 6 3 9 1 10 3 13 3 2 233, ठीक है। इनटू बेटा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है 0.4813, ठीक है ना, के इतने ग्राम ऑफ वेरियम सल्फेट, ठीक है। वेरियम सल्फेट का वेट ऊपर और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नीचे हो जाएगा बेटा। ये आपका दिया गया 0.157 और इनटू हो जाएगा बच्चा 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से खत्म हो जाएगा, जीरो हटा देना बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 48, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इंडेक्स का 42.10%, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चा आपका थर्ड। सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ, वेट ऑफ सल्फर मतलब ऐसे लिख देना 32 अपॉन वेट ऑफ बेरियम सल्फेट 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू बेटा 100। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, विच इज मोर रिएक्टिव देन टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। तो बेटा देखो टॉलिन दिया गया है, ठीक, टॉलिन दिया गया है, यहां पर क्लोरोबेंजीन है, फिर उसके बाद फिनॉल दिया गया है, फिर उसके बाद बेंजीन दिया गया है। तो ये आपका टॉलिन हो गया, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया बेटा, और ये आपका फिनॉल हो गया और बेंजीन हो गया। आपसे पूछा गया विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। तो बेटा सबसे आसान होता है ब्रोमिनेशन जब हम फिनॉल करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फिनॉल, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सैलिसिलिक एसिड स्टेटेड विथ जिंक टू फॉर्म। सैलिसिलिक एसिड की अगर बात करें बेटा तो सैलिसिलिक एसिड आपका हो जाएगा OH और COOH, इसकी रिएक्शन कराओगे जिंक या जिंक डस्ट से, यहाँ से बेटा ये हट जाएगा बेंजीन, और जो भी ग्रुप लगा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था वो लगा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ COOH, तो ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया बच्चों? बेंजोइक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है। तो सैलिसिलिक एसिड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेटा ये हट जाएगा आपका, और ये जो बाकी का बचा वो लिखा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजोइक एसिड। अगर आपको याद हो कि फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट के साथ कराएं तो यहाँ से आपको बेंजीन मिलेगा, साथ में जिंक ऑक्साइड मिलेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मेथनॉल। बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप बोलते हो फिनॉल की अगर बात करते हो बच्चा, तो फिनॉल ये हो गया। अब भैया यहाँ रेजोनेंस आने की वजह से डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होगा, यहाँ CH3OH कोई भी रेजोनेंस किसी तरीके का नहीं है, तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बेटा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, किससे? सिंगल बॉन्ड से। यहाँ हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? आपका करेक्ट हो गया, सही कह रहा है। In methanol, the oxygen of the OH group is attached to carbon by a sigma bond. बिल्कुल सही है। Formed by the overlapping of sp2 hybridized, नहीं बेटा sp2 नहीं होगा, orbital of carbon with a sp2 hybridized orbital of oxygen. No भैया, ऑक्सीजन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है ही नहीं, दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, चार मतलब sp3, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। चलो स्टेटमेंट बेटा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट। सही है सेकंड। अगला क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा विच इज द मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड। सबसे ज्यादा वोलाटाइल कंपाउंड कौन सा होगा? तो आपको याद होना चाहिए बेटा HCl होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसका सबसे कम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट इजीली क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि मोस्ट वोलेटाइल कौन होगा बेटा? HCl। क्यों होगा? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है।
द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3, pH दिया गया है बच्चा, तो H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लेंगे आप लोग, जो कि 10⁻³ आ जाएगी। 25 डिग्री सेल्सियस द पोटेंशियल ऑफ द सेल वुड बी। तो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चलो देखो ई नॉट रिडक्शन, या आप ऐसे लिख सकते हैं, चलो लिख लो रिडक्शन, लिख लो, सॉरी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, नहीं दी गया बेटा, इसका डेटा दिया गया है तो लिख लो। एट 25 डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने पे आएगा एन, एन की वैल्यू पता है बेटा, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगी, लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन रख दो 10 टू की पावर कितना, -3। यहाँ पर बेटा आप सबको बता दें कि जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की बात करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। किसी एक की अगर बात करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ से बेटा सीधा सीधा आ जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस का 0.0591, और बेटा N2 ये ऊपर जाएगा तो लॉग 10⁻³ 3 आगे आ गया, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपका माइनस का 0 पॉइंट डिवाइड, ये कर देना, लॉग 10 हो गया बेटा आपका 1, और 3 पहले आ गए तो लॉग 10⁻³ को हम लिख सकते हैं बच्चा 3 log 10, तो ये 0.0591 इंटू हो जाएगा बेटा 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1774। तो आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई भी किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेप ऑफ PCl5। तो बच्चा आपसे PCl5 पूछा गया है यार, ठीक है ना। तो अगर आप PCl5 की बात करते हो बच्चा, तो PCl5 क्या हो जाएगा, Cl 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 और यहाँ पर भी Cl। तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये मिला दो, बेसिकली इसका शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटागनल, सॉरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है ना। फिर अगर बात करें BrF5, तो इसकी शेप की अगर बात करें बेटा तो ये ब्रोमीन हो गया, एक लोन पेयर भी है, तो ये 4 तो इसके साथ क्या क्लोरीन लगे, नहीं फ्लोरीन, ठीक है, F एक लोन पेयर हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ लगा है। तो ध्यान दो बेटा, ये आपका एक बन जाएगा स्क्वायर, तो उसके बाद एक ये बन गया इधर और दूसरा ये, तो देखो बेटा स्क्वायर के साथ क्या है, पिरामिड बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। फिर कह रहा है IF7, तो बेटा मैं इसका सीधा सीधा लिख ले रहा हूँ, देखो होता क्या है, जैसे आई ये हो गया, यहाँ पर बेटा 5 ऐसे लग जाएंगे, ठीक है ना, F F F F F, ये हो जाएगा आपका पेंटागनल बाईपिरामिडल, पेंटागनल बाईपिरामिडल, ठीक है ना, पेंटागनल बाईपिरामिडल। तो देखो सारा कुछ हमने बना लिया, तो इसमें लिखा है ऑल आर स्क्वायर पिरामिडल, जो कि गलत है, ऑल आर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, नहीं सब तो नहीं है भाई, एक ही है बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल एक ही है। फिर कह रहा है वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज स्क्वायर पिरामिडल, इनमें से कोई एक, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है, ये पेंटागनल बाईपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ठीक है ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये वन ऑफ द गिवन कंपाउंड ए टेट्राहेड्रल तो कोई नहीं है भाई, ठीक है। चलो परफेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटीन, तो बेटा ब्यूटीन की बात करोगे तो ये बनेगा CH3, अब सिस ट्रांस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम कोई दिक्कत नहीं लिख लेते। इज मोर देन ब्यूटीन, तो ब्यूटीन भैया है और 1 लिया है, तो सिंपल सी बात है 1 पे होगा। तो अगर हम यहाँ पर अल्फा एच की बात करते हैं बच्चा, तो अल्फा एच यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 हो गए, यहाँ पर अल्फा एच बच्चा कितना हो जाएगा, देखो 3 और 3 6। तो बेटा अल्फा एच ऊपर वाले में ज़्यादा है, नीचे वाले में कम है, और जिसमें अल्फा एच ज़्यादा होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो भाई ब्यूटीन सच में ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, ब्यूटीन से, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे ब्यूटीन में कंपैरिजन टू ब्यूटीन, ठीक है ना बेटा।
तो हम ये रीजन क्या देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखेंगे बच्चा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन। तो यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन का निकालना है, निकाल लेते हैं बेटा। देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है दोनों का, चलो भाई निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/5 ब्रोमीन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन माइनस अपॉन बेटा चेंज इन मतलब डेल्टा टी, ठीक है। बराबर हो जाएगा बेटा, ये भी रिएक्टेंट में है तो माइनस का 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन बेटा H प्लस अपॉन हो जाएगा बेटा दिस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आएगा आपका माइनस से माइनस खत्म, 5/6 H प्लस अपॉन, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन 86, ध्यान देना। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एट बर्न 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस O2 ये बन गया बेटा आपका यहां से CO2। आपसे कह रहा है बच्चा यहाँ पर इसके कितने बेटा, यहाँ पर एटम दिए गए तो आप मान सकते हैं ग्राम एटम बोल रहा है तो 1 मोल, और इसके ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं मतलब 0.5 मोल। सिंपल सा तरीका है बेटा, दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो जो नंबर ऑफ मोल्स, पहले लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेंगे। तो लिमिटिंग रीजन जब डिसाइड करते हैं तो सिंपल तरीका होता है बेटा लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने का। इसका कोफिशिएंट कितना दिया गया है बेटा 1, तो जो भी मोल दिए गए उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो 1/1 1 ही आएगा। यहाँ पर बेटा डिवाइड करोगे 0.5 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 0.5 आएगा। तो ये आपका लिमिटिंग रीजन हो गया। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चा। जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये आ चुका है बेटा आपका 1/4, सॉरी 0.5 मोल लिमिटिंग रीजन। तो ये आपके मोल आ जाएंगे, अरे सेम आ जाएंगे क्योंकि बेटा कोफिशिएंट क्या है दोनों का सेम है, ठीक है ना पॉइंट। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस, तो अमाउंट आपसे पूछा गया है बेटा, तो मोल हमने निकाल लिया है, अमाउंट निकालना है आपको। नहीं एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन, तो वो मोल के फॉर्म में ही बताना है। तो आपका बेटा सीधे सीधे कितना आ चुका है 1/2 और करके लिख लेना मोल, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मोल ही पूछा गया, अगर आपसे वेट में ग्राम में पूछता तब फिर आपका आंसर क्या हो जाता बच्चा, चेंज हो जाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इज कंफर्म इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट विच इज ड्यू टू। तो आपको याद होना चाहिए बच्चा, ये होता है आपका, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो MgCl2 की रिएक्शन कराते हैं बेटा अमोनियम फॉस्फेट के साथ, MgCl2 की रिएक्शन कराओगे अमोनियम फॉस्फेट के साथ NH4 का होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस PO4, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप लोग, जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से मिलेगा आपका MgNH4PO4 और यही बच्चा आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा यही आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इसमें कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो वो होता है आपका 0.693 डिवाइड बाई के। कंपेयर करो तो देखो बेटा ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ है ही नहीं भैया, तो सीधे सीधे y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ बनेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सीधा सीधा T 1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन रख देना, तो ये ग्राफ बन गया आपका ये, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका पहला, फर्स्ट। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, द
इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl अगेंस्ट NaOH phenolphthalein इज यूज्ड एज द सुटेबल इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो हम फिनेफ्थलीन का यूज करते हैं, ठीक है ना, एज अ इंडिकेटर बेटा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। टाइट्रेशन जब आप करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें जब करेंगे रिएक्शन, तो सिंपल सा तरीका है कि कौन सा बेटा, फिनोफ्थलीन यूज होगा एज अ सुटेबल इंडिकेटर। तो ये बेटा डायरेक्ट आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है फिनोफ्थलीन इज पिंक कलर्ड इन बेसिक मीडियम। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है पिंक होता है, किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो बेटा यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो कलर के बारे में बता रहा है ना, ठीक है ना। तो आप ये बात बोल सकते हो कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, ये बात आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कलर से थोड़ी मतलब होता है कुछ भी, ठीक है, काम करता है। तो इफ बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये डायरेक्ट है। अगर कहीं पर ये दिया है तो वो बेटा गलत है, हो सकता है कई जगह पे दिया हो, लेकिन ये सही नहीं है, ये होगा, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। देखो साल्ट ऑफ AgNO3, सॉल्ट यहाँ लेते हैं AgI, तो यहाँ से मिलेगा आपको AgI, प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है ना। तो I माइनस हो गया। A इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड अमोनिया, ये P नहीं होगा, अमोनिया सोल्यूशन, आइडेंटिफाई द एनायन ऑफ द सॉल्ट, तो बेटा I माइनस, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, AgI पहली बात तो येलो प्रेसिपिटेट देता है, साथ में इनसॉल्युबल होता है किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो बेटा पेपर बहुत आसान था, होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ में किसी में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, आप लोग ऐसे इसी तरीके से टेस्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।